अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम पिछली वीडियो में हमने पहला मॉडल बना था मल्टी काजेशन थ्योरी का पढ़ा, वो दैट वाज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। और मैंने उसमें बार बार जो एक लफ्ज़ बोला था कि ये सबसे ज़्यादा फिट आता है इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए, जिसमें एजेंट जो है वो नोन होता है, ठीक है। लेकिन हमने उसमें आखिर में ये बात भी की थी कि मल्टी फैक्टोरियल काजेशन में ये मसला एक और है। ये तभी वो वजूद में आई जब पता चला कि बहुत सारी डिजीज़ है जिनका मैक्रोब नहीं होते एजेंट, और मज़े की बात ये है कि उनके अदरवाइज भी फैक्टर्स का पता नहीं होता वो कौन सा एजेंट है जो डिजीज़ कर रहा है। जैसे स्कीमिया है या दूसरी डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लाइंडनेस है, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं। तो ये क्यों हो रही हैं, उनके बुनियादी काजेज या वजूहात का नहीं पता और उस फैक्टर का नहीं पता जो ये करता है। तो लिहाजा उसके लिए मॉडल फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल ज़्यादा फिट नहीं आता, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक एजेंट नहीं है। उसमें ज़्यादा रोल फिर अब आ जाता है होस्ट और एनवायरनमेंट का। जो बाकी फैक्टर्स हैं हम उसको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर तो कह सकते हैं। कि मिसाल मैं आपको यही मोटी बात कर लूँ कि अगर कोई बंदा मोटा है तो हम कहते हैं यार ये अपना वज़न कम करो, तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी है, हम कंफर्म्ड नहीं कह सकते कि हर मोटे आदमी को डायबिटीज़ होगी, चांसेस ज़्यादा है। दिस इज कॉल्ड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, कि वो है इससे बचो, अपना वज़न कम रखो ताकि डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, इस्कीमिया से, एक्सीडेंट से अब बच जाए। तो मतलब ये अब है उसको अब हम जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ या क्रॉनिक या डीजनरेटिव डिजीज़ जिनको हम बोलते हैं, उनमें यही चीज़ है कि अब उसको ट्रायंगल से तो हम ज़ाहिर नहीं कर सकते तो अच्छे तरीके से, तो किस तरह से इसको डिपिक्ट किया जाए। तो उसके लिए फिर दो मॉडल आए जी। एक आया व्हील मॉडल, अभी हम ये वीडियो व्हील मॉडल की करेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं द व्हील मॉडल ऑफ डिजीज़ काजेशन। ये मॉजनर और क्रैमर जो थे, इन्होंने 1985 में ये जो है आप आइडिया पेश किया था व्हील का। तो द व्हील ऑफ काजेशन डी एम्फेसाइजेज, ये लफ्ज़ पे गौर करें, डी एम्फेसाइजेज, यानी उसने अब एजेंट के ऊपर स्ट्रेस करना छोड़ दिया। द एजेंट एज सोल काज ऑफ डिजीज़, के भाई डिजीज़ की वजह सिर्फ एक एजेंट नहीं है। ये मॉजनर और क्रैमर ने 1985 में ये बात पे जोर दिया कि भाई एजेंट ही सिर्फ नहीं और भी कुछ चीज़ें हैं। कौन सी हैं? उन्होंने कहा कि ये फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट है जो कि आपस में इंटरेक्ट करती हैं विद होस्ट, और ये इसमें एक और रोल भी है और वो है जेनेटिक्स का, कि वो जो आदमी होस्ट है उसके जीन्स जो है वो हेल्दी हैं या उनमें कोई डिफेक्टिव जीन भी है या डिजीज्ड जीन भी है, जिसकी वजह से एक बात याद रखें, मैं फिर वीडियो लंबी हो जाती है, मुझे बात याद आती तो मैं दरमियान में बताता जाता हूँ, क्योंकि सारी बातें हर वक्त याद नहीं होती। जीन अगर कोई डिफेक्टिव किसी आदमी में, बच्चे में ट्रांसमिट हुआ है पेरेंट्स की तरफ से, ज़रूरी नहीं वो अपने आप को मैनिफेस्ट करे। अब यहाँ ये काबिल तवज्जो बात है, ये चंद एक बातों में से एक बात है। वो तब उस डिफेक्ट को अपने आप को जाहिर करेगा अगर उसको इन्वायरमेंट फेवरेबल मिलेगी। अब मैं आपको एक यहाँ मिसाल छोटी दे दूँ ताकि आप समझ जाएं। ओबेसिटी ख़ानदानी तौर पर चल रही और उन लोगों में डायबिटीज़ भी है, तो हम इसको जेनेटिक्स से जोड़ देते हैं। अब बच्चा तो पैदा हो गया, अब हो सकता है, हमें तो नहीं पता उसके जीन में मौजूद है, हम अज्यूम करते हैं कि इसके जीन में लाजमी होगी क्योंकि सारा ख़ानदान ही मोटा है और उसके अंदर डायबिटीज़ भी कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक फैक्ट प्रिवेंटिव मेजर है अगर हम कर सकते हैं तो। अब आप क्लास सामने नहीं, मैं तो सवाल करता बच्चों से कि बताओ, फिर बच्चे खुद बताते। वो ये थी कि आप उस आदमी का वज़न न बढ़ने दें, उसको बता दें कि आप अपना वज़न अपने रेफरेंस वेट से 5 किलो कम रखो, उससे आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। अब हालांकि उसके अंदर जेनेटिक वो जो डिफेक्ट है जीन वाला वो मौजूद है, लेकिन बाहर उसकी इन्वायरमेंट जो है आपने उसको ख़राब कर दिया, जीन के लिए फेवरेबल नहीं है, आपने उसका वज़न कम करा दिया। अब वो अगर अपने वज़न को कम रखता है, आपके कहने के मुताबिक मोटिवेट हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको डायबिटीज़ मेलिटस नहीं होगी। ये वाहिद फैक्टर है जो डायबिटीज़ से बचा सकता है हेरिडिटरी तौर पर। तो इस तरह अगर कोई डिफेक्टिव जीन भी है तो वो भी इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। अगर वो फेवरेबल होगी तो जीन एक्सप्रेस करेगा अपना एक्शन जो है,
और अगर फेवरेबल नहीं है तो जीन भी कुछ नहीं कर सकता और वो डिज़ीज़ के चांसेस बहुत रिमोट हैं कि वो डिज़ीज़ हो जाए। तो ये यही कहना चाहता है कि ये एजेंट और होस्ट जो है अपना होस्ट और इन्वायरमेंट का इंटरप्ले है जिसकी वजह से डिज़ीज़ होती है। अब चलें जी, व्हील क्या चीज़ है। व्हील का मॉडल आप देखें, ये द मॉडल विजुअलाइज, जो आप मॉडल हम बना, जो आप व्हील आपको आगे मैं दिखाता हूँ व्हील कैसे करते हैं डिपिक्ट, ये बनाते कैसे हैं डिजीज़ को। दिस मॉडल विजुअलाइजेस ह्यूमन डिजीज़ इन द फॉर्म ऑफ ए व्हील, कि डिजीज़ का जैसे ट्राइएड थी, अब ये व्हील बना होगा, वो 3 कोनों वाली थी, ये गोल है। विच हैज़ ए सेंट्रल हब, दरमियान में एक सेंट्रल एरिया है जिसको हब कहते हैं। हब आपका कॉमन लैंग्वेज का लफ्ज़ है इंग्लिश का। ये व्हील का दरमियान वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर आप नट कसते हैं टायर के, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, पेच लगे होते हैं और उसके ऊपर नट कसते हैं आप, उसको हब कहते हैं। तो ये आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हील कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ये देख क्या कैसे इसको बनाया गया है। दिस इज़ अ व्हील। अब देखिए ये एक गोल चीज़ है, आपको नज़र आ रही, व्हील गोल होता है। इसको तशबीह दीजिए, एनालॉजी है, तशबीह दीजिए। अब देखिए सबसे अंदर जेनेटिक कोर है, ये जहाँ डाटेड जो आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये जेनेटिक्स है आपकी, जैसे सेल का न्यूक्लियस होता है ऐसे जेनेटिक कोर है। इसके इर्द गिर्द इंसान खुद है होस्ट, उसके और बहुत सारे फैक्टर हैं उसके। आप इसको ऐसे समझें, ये दरमियान में हब है टायर का, जैसे व्हील का होता है, उसके अंदर एक ट्यूब है जो इसमें आप हवा भरते हैं। ये होस्ट के जो हैं बाकी फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स। अच्छा, उसके ऊपर टायर चढ़ा हुआ है, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं, इसलिए इसको व्हील कहते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तो ये आप देखते जाइए। अब देखें 3 लेयर हैं इसकी। हब मेन चीज़ जेनेटिक्स है, उसके बाद होस्ट के बाकी फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर एक वो दायरा एक और भी है। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम कर दी। किस चीज़ में? फिज़िकल इन्वायरमेंट, वो मैं बता चुका हूँ, हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग चीज़ें हैं। सोशल इन्वायरमेंट, वो जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे ट्रेडिशन, कस्टम्स, फैमिलीज़, रिलीजन, हमारे आपस में इंटरेक्शंस, हमारे बाकी जो अच्छी या बुरी हमारी ट्रेडिशंस हैं वो तमाम, तो ये सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। तो ये एक आपको व्हील दिखा है इस तरह। ये इसमें डिजीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ व्हील को एक्सप्लेन किया गया कि व्हील है क्या चीज़, वो यही है जो ये आपको काली तस्वीर नज़र आ रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आप ये वाज़ेह बात है, इसमें व्हील ही है और कुछ नहीं है। व्हील का हब है जेनेटिक्स, उसके इर्द गिर्द टायर की ट्यूब है, ट्यूब यानी होस्ट के बाकी फैक्टर्स हैं, उसकी एज है, उसका जेंडर है, उसका रिलीजन है, उसके और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी और पर्सनैलिटी है, ये तमाम उसी में आएंगे ट्यूब में। उसके ऊपर टायर चढ़ा हुआ है। टायर को हम इन्वायरमेंट से एनालॉजी देते हैं, फिजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल, 3 हो गई। अब ये चलें जी अगला, ये देखिए जेनेटिक कोर, ये ज़रा तस्वीर कलरफुल है इसलिए लगा दी। जेनेटिक कोर, फिर होस्ट है, उसके और फैक्टर जो अभी मैं बोल दिए, सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ये वही की वही है, बस ये ज़रा कलरफुल है, ये लगा दी। अब ये आ रही है, ये बड़ी मज़ेदार है, इसको देखिए। एक उन्होंने लेयर चढ़ाई थी, दरमियान में क्या है, गोल जो है, दिस इज अगेन जेनेटिक्स, एज, सेक्स एंड हेरिडिटी फैक्टर्स, टोटल इसी में डाल दी। इंडिविजुअल्स लाइफस्टाइल फैक्टर्स, रहता कैसे है, उसकी आदतें कैसी हैं। सोशल एंड कम्युनिटी नेटवर्क्स, वो जो जहाँ रहता है वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे सोसाइटी के एक्शंस और नॉर्म्स क्या हैं, वो तमाम उस पर इफेक्ट करते हैं। उसके इर्द जो है, गिर्द जो क्या बनाया है, जनरल सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अब कौन कौन सी हैं जी? ये एग्रीकल्चर एंड फूड, अब खाना भी है, कोई एग्रीकल्चर का इंतज़ाम है, कोई वहाँ ये खाने पीने की अशिया कैसी हैं, क्या रेट है, किस तरह मिलती हैं, सप्लाई कैसी। एजुकेशन आप देखते जाएं, पढ़े लिखे आदमी ज़्यादा अवेयर होते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उसका इफ़ेक्ट होता है। ये तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसको सोशल फैक्टर भी आप कह सकते हैं। तो वर्क एनवायरनमेंट कहती है, जहाँ वो काम करता है, स्ट्रेस है वहाँ या रिलैक्स माहौल है, यानी अच्छे खुशबाश तरीके से करते हैं आप काम।
आपकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, जहां आप घर कैसा है आपका, मतलब वो उसको ज़्यादातर उसको देखेंगे। आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, आपके आमदनी का गुजरिया है कि नहीं, आपके यहाँ वाटर और सैनिटेशन की क्या सूरत हाल है, ये भी उसी एनवायरनमेंट में आएगी। हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं कि नहीं, आप दवाई कहाँ से लेते हैं, कोई हेल्थ आउटलेट है या हकीम के पास जाना होता है या पीर साहब के पास धागा तवीज़ करने जाते हैं। हाउसिंग, घर कैसा है, हवादार है, ओवर क्राउडिंग है या कमरे खुले डुले हैं, सहन है, हवा आती जाती है, क्रॉस वेंटिलेशन है, रोशनी भी होती है। तो ये व्हील है। अब इसको मज़ीद अब आप देखें, डिजीज़ किसी का एग्जांपल दे के आपको समझाया है कि व्हील पे कैसे डिपिक्ट करते हैं। ये है डिजीज़ की, ये अपनी व्हील की डिवीजन थी हिस्सों की। अब डिजीज़ का मॉडल अप्लाई करके दिखाया, ये देखें। दरमियान में क्या है जी, नीचे देखें क्लाइमेट लिखा है, सीज़न और फिज़िकल में आता है, लाइफस्टाइल और लिविंग कंडीशन सोशल में आता है। उसके बाद क्या है जी, कल्चरल आपकी माहौल है और ये तमाम उसमें तो, और ऑर्गेनिज्म जो हैं और डिजीज़ वेक्टर वो बायोलॉजिकल्स में आते हैं। और नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है आप ये देखें, ये हब जो है वो जेनेटिक है। ठीक हो गया। आप जाएँ जी, ये देखें, ये डिजीज़ का मॉडल देखें, डायबिटीज़ मेलिटस। अब ये जो राइट साइड पर है ये तो एक्चुअल व्हील है, आपको समझाने के लिए भी व्हील क्या होता है। अब उसको अगर डायबिटीज़ मेलाइटस को डिपिक्ट करना हो व्हील के ज़रिए तो कैसे करेंगे, आप ज़रा इस पे गौर करें, राइट वाले को भी देखें और लेफ्ट वाले को भी देखें। देखें कोर जो है उसका अच्छा खासा पार्ट व्हील का बना दिया उसने, क्योंकि कोर का इसमें इफेक्ट है, क्यों, जेनेटिक्स का इफेक्ट है, हेरिडिटरी डिजीज़ है। अच्छा, अब आप आ जाएं किसके ऊपर, इन्वायरमेंट पे। फिजिकल इन्वायरमेंट को ले, बड़ा छोटा सा हिस्सा उसको दिया है, क्यों, इसमें ना कोई एयर का ताल्लुक है, ना इसमें क्लाइमेट का कोई ताल्लुक है, ना इसमें कोई ह्यूमिडिटी का ताल्लुक है, मतलब ये कोई भी फिजिकल रेन का ताल्लुक नहीं है डायबिटीज़ के साथ। तो इन चीज़ों का उससे नहीं, बायोलॉजिकल कोई एजेंट नहीं, कोई डिजीज़ एजेंट आज तक तो पता नहीं चला अभी कौन सा माइक्रोब है जो डायबिटीज़ करता है। फैक्टर क्या है, या जेनेटिक्स है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ, वो हम डिटेल में बाद में आगे डिटेल में भी जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वही सोशल फैक्टर्स, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, कौन से घर में रहता है, क्या क्रॉस मैरिजेज होती हैं, कज़न मैरिजेज होती हैं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल कैसा है, स्मोकर है, ड्रिंकर है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, क्या है, मतलब ये है, ये उसकी ये तमाम जितनी चीज़ें हैं, इसका मतलब है इन्वायरमेंट जो है और जेनेटिक्स जो है वो रोल प्ले कर रही है। और इन्वायरमेंट में वैसी एक फिजिकल इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं डायबिटीज़ में, बायोलॉजिकल का, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल नहीं है कि जी वो डायबिटीज़ करती है, सिर्फ सोशल इन्वायरमेंट है जो डिजीज़ काज कर सकती है। वो दैट विल गिव फेवरेबल कंडीशंस और एटमॉस्फेयर टू द जीन विच इज़ डिफेक्टिव एंड कैरिंग द डायबिटीज़ मेलिटस। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा कि बंदा मोटा हो गया खा पी के, तो उसकी वजह से सोशल इन्वायरमेंट जो उसकी ख़राब थी, और अगर सही है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगी। तो ये उसने डिपिक्ट किया कैसे असर पड़ता है। आगे एक और देखते हैं जी, ये देखिए, ये बड़ा उससे टोटल डिफरेंट है, फिनाइल कीटोन यूरिया और मलेरिया। इसके पे ज़रा गौर करें, एक क्या, एक नॉन कम्युनिकेबल है, एक कम्युनिकेबल है। मलेरिया कम्युनिकेबल है और फिनाइल कीटोन यूरिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब देखें फिनाइल कीटोन यूरिया में जेनेटिक्स को देखें, कितना पूरा व्हील उसने घेरा हुआ है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है, ये किसी और चीज़ से, ना इन्वायरमेंट का इस पर कोई ताल्लुक है और ना किसी बायोलॉजिकल फैक्टर का ताल्लुक है, और ना इसमें कोई, ये जीन्स का मसला है और फैमिली में चलती है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो आप ये देखें, उसने मेजॉरिटी जो व्हील का हिस्सा था वो ब्लू, दैट वाज द जेनेटिक्स का पार्ट, उसको बड़ा कर दिया। मेन रोल ऑफ जेनेटिक्स इज़ द मेन रोल जो इसमें रोल प्ले कर रहा है। अब आगे पतली सी इन्वायरमेंट है कि भाई इसका तो रोल ही नहीं, लेकिन जो डिपिक्ट करना है तो फिजिकल भी है, और ज़रा गौर करना है ये उसने क्या किया, इन्वायरमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम किया, किसमें, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल। फिजिकल का कोई रोल नहीं, बायोलॉजिकल का कोई रोल नहीं, फिर सोशल का रोल है। क्रॉस मैरिजेस होती हैं, जैसे हीमोफीलिया में होता है, तो थैलासीमिया में होता है। तो मतलब ये सोशल इन्वायरमेंट, ये मैरिजेस, ये सारा कुछ लिविंग, ये सब उसी में आता है। तो ये फिनाइल कीटोन यूरिया को आप देखें,
जेनेटिक्स को ज़्यादा हिस्सा दिया, बाकी चीज़ों को कम दिया, क्योंकि मेन रोल ही जेनेटिक का है। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ों को जहर करने का तरीका। अब इधर आ जाएं, मलेरिया में जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं, उसको थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, और उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट का भी रोल है। क्या? ह्यूमिडिटी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद सोशल, लोग रहते जैसे हैं खुले डुले, गंद में पड़े हुए हैं, सफाई नहीं करते, तो मतलब वहाँ नेट नहीं लगाते, रिपेलेंट्स नहीं लगाते, खुश्क इलाका नहीं करते, गंद पानी खड़ा है, कुछ खड़ा है, तो सोशल एनवायरनमेंट भी ख़राब है, उसका भी पूरा तरह रोल है। बायोलॉजिकल, मलेरियल पैरासाइट और मॉस्किटो उसका वेक्टर, उसका भी रोल है। लिहाजा उसने तीनों को बराबर का हिस्सा दे दिया है इन्वायरमेंट में। किसमें? इन्फेक्शस डिजीज़ में। तो ये बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन है कि नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो अपने आप को कैसे उसने डिपिक्ट किया व्हील के साथ, बहुत खूबसूरत तरीके से। अब देखें, इसमें कम्युनिकेबल जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने डिपिक्ट कर दी, जबकि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल में इस तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिपिक्ट नहीं हो सकती। तो ये जो व्हील है ये इन्फेक्शस भी और नॉन इन्फेक्शस दोनों को अच्छे तरीके से डिपिक्ट करता है, जबकि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल बहुत फिट है फॉर इन्फेक्शस डिजीज़। तो अब आपको ये देखने में और समझने में बहुत आसानी रहेगी, और आपको भी ये है क्या व्हील क्या है। तो ये मेरा ख्याल इतना काफ़ी है आज के लिए, ये इस वीडियो के लिए। तो मेरा ख्याल है इसको देखिए, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे बताइए फिर कमेंट्स में, तो हम दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।